Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter, Accounting Standard and International Financial Reporting Standard. अब आपको अकाउंटिंग, अब तक आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा और भी कुछ इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा अकाउंटिंग से रिलेटेड. अब क्या है, आपको क्या करना है, अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको क्या करना है, पढ़ना है. तो अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? Accounting standards are the policy document issued by the recognized accounting bodies relating to various aspects of measurements, treatment and disclosure of accounting transactions. यानी कि accounting standard एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पॉलिसी बनाई गई है कि आप अकाउंटिंग ऐसे करेंगे, इस एस्पेक्ट के लिए आप इस तरह का अकाउंटिंग करेंगे जैसा कि आपका. और ये कोई एक अकाउंटिंग बॉडीज से मतलब है यहाँ पर जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन को फिक्स किया गया है, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इस अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन को क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं. तो ऐसे अकाउंटिंग बॉडीज जो अकाउंटिंग के मेजरमेंट्स या ट्रीटमेंट या डिस्क्लोजर से रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, वो वही क्या हो जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाता है. अब इसका नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे. नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नेचर क्या होता है? फर्स्ट नेचर है इसका कि दे ले डाउन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. नॉर्म्स का मतलब होता है पॉलिसी. ये जो अकाउंटिंग वर्क है उसके लिए पॉलिसी और प्रैक्टिस से रिलेटेड नॉर्म्स मतलब रूल्स बनाती है. सेकंड नेचर्स आप कह सकते हैं दे लिमिट द एरिया ऑफ अकाउंटिंग. ये एरिया ऑफ अकाउंटिंग को लिमिट करती है, मतलब कि इसमें जो रूल्स रेगुलेशन, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, आप सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे, अपने तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगा सकते हैं. और इसमें थर्ड जो है, थर्ड क्या कह सकते हैं कि इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रीफर्ड अकाउंटिंग बॉडीज. It is prescribed by the preferred accounting bodies which is issued policy related to different types of accounting concept like measurement, treatment और disclosure. इस तरह के related जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है वो क्या करते हैं, बनाते हैं. इसका नेचर है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा बनाया जाता है, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है ये पॉलिसी. और जो फोर्थ नेचर आप कह सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप करता है, मतलब ये सब लोगों के लिए एक ही रूल होता है सभी तरह के अकाउंटिंग्स के लिए. जैसा नेचर, चूंकि ये जो अकाउंटिंग होती है, नेचर ऑफ बिजनेस, शेप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, तो शेप एंड साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस के बेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को बनाया गया है. जो जिस नेचर का बिजनेस है, जो जिस टाइप का बिजनेस है, जो जिस शेप का बिजनेस है, मतलब कोई बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस है, तो उस टाइप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है. अब इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका टू प्रोवाइड डायरेक्शन. इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होगा टू प्रोवाइड डायरेक्शन. मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और इससे रिलेटेड आपको जो है मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए. टू प्रोवाइड डायरेक्शंस का मतलब यह है कि अकाउंटिंग पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और ट्रीटमेंट विच इज फाइनलाइज्ड बाय द अकाउंटिंग बॉडीज. सो दिस प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड provide
ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टू प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग प्रोसेस। सेकंड है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी, अभी मैंने यूनिफॉर्मिटी की बात की थी, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ये क्या करते हैं? यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम, मतलब सबके लिए क्या है? सेम रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स हैं, सबको एक समान उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे तरह से अकाउंटिंग करें और अगला कोई दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो करके अकाउंटिंग करे। तो ऐसा क्या होगा कि आपके अकाउंटिंग प्रोसेस और उसके अकाउंटिंग प्रोसेस क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। और जब एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाते हैं तो वो सबको फॉलो करने होते हैं। इस तरह से सबके अकाउंटिंग में क्या दिखती है? यूनिफॉर्मिटी दिखती है, इक्विलिटी दिखती है, मतलब समानता दिखती है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, आपका स्कूल का एक डिसिप्लिन बनाया गया है, वो डिसिप्लिन किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, न ही सिर्फ बॉयज़ के लिए है, न ही सिर्फ गर्ल्स के लिए, सबके लिए ये एक डिसिप्लिन है, एक रूल्स है, एक सिस्टम है, एक ड्रेस यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह का एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है जिससे कि यूनिफॉर्मिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट, टू improve comparability। इससे क्या होता है? कंपेरेबिलिटी डेवलप होती है। कैसे कंपेरेबिलिटी डेवलप होती है? कंपैरिजन करने में आसानी होती है। जब एक प्रिंसिपल से सभी लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी होती है। तो यूनिफॉर्मिटी जब होती है तो यूनिफॉर्मिटी होने के नाते उसके कंटेंट्स दूसरे के कंटेंट से मिलते जुलते हैं और उससे हमको कंपेरेबिलिटी, एक कंपनी दूसरे सेम प्रोडक्ट की कंपनी से क्या कर सकती है? उसके अकाउंट से कंपैरिजन अपना कर सकती है कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है या उसके में क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या कमियां, हमारे में क्या कमियां हैं, उसके में क्या अच्छाइयां हैं। तो इस तरह से क्या है कि कंपेरेबिलिटी करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं डिस्कस कर रहा हूं। टू अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब हुआ कि अच्छे से समझ में आना, यानी कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो बनाए गए हैं अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा, उसमें ये सारे ऑब्जेक्टिव इनका होता है, यूनिफॉर्मिटी का होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की होती है, कंपेरेबिलिटी का होता है। तो अकाउंटिंग जब सेम, सारे अकाउंटिंग में जब सेम प्रिंसिपल को फॉलो किए गए हैं, सेम मेजरमेंट को फॉलो किए गए, सेम ट्रीटमेंट को फॉलो किए गए, सेम डिस्क्लोजर प्रोसेस को फॉलो किए गए हैं, तो उसको उस प्रिंसिपल उस पॉलिसीज को सभी जानते हैं, इसलिए उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, लाइक एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रोवाइड करने में क्या करता है? ये प्रोवाइड करना, इसका फर्क है। इसका ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो ये आपके नेचर और ऑब्जेक्टिव हो गए। साथ ही में अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये यहां से लेके यहां तक का फुल फॉर्म ये इसका होता है ICAI, इसको कहते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है उसी के द्वारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए थे। मैंने क्या कहा था कि अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा जो प्रिंसिपल्स तैयार किए थे, जो पॉलिसीज तैयार किए जाते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, वो यही इंस्टीट्यूट है ICAI, इंडियन वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके द्वारा पॉलिसीज तैयार किए जाते हैं, जिसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, जिसमें यह कहा गया है डिस्क्लोजर से रिलेटेड आपको पॉलिसी बनाई गई है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अब इसमें क्या, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो मैंने आपको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था उसमें। तो इसमें क्या है कि दिस पॉलिसीज प्रेजेंट्स द पॉलिसीज ऑफ द रूल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो इससे रिलेटेड जो फाइनल अकाउंटिंग का काम होता है वो इस डिस्क्लोजर के पॉलिसी में कैसे तैयार करेंगे, उससे रिलेटेड इसमें पॉलिसी दिया गया है। वहीं पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात की गई है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज तो आप जानते हैं स्टॉक, तो स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन करेंगे आप, उससे रिलेटेड पॉलिसी इसमें बताई गई है। वहीं पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, इसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, आप जब सेकेंड ईयर जाएंगे तो आपका चैप्टर ही एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करते हैं। होता क्या है, कैश इनफ्लो मतलब कैश किस किस सोर्सेज से आ रहा है, और आउटफ्लो मतलब किस किस सोर्सेज पे कैश क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। यानी कि इधर जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो आउटफ्लो के कैटेगरी में आते हैं, जितने भी रिसीविंग कैश की होती है वो इनफ्लो की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों का एक स्टेटमेंट तैयार किया था कि कहां से पैसा आया और कहां पे पैसा खर्च हुआ। तो इसका एक इनफ्लो और आउटफ्लो बनाते हैं, उसी का एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। वहीं पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कॉन्टिंजेंसी, एंड इवेंट्स occurred after the balance sheet date। देखिए ये क्या है, कॉन्टिजेंसी एक प्रकार की लायबिलिटीज है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पता चला बैलेंस शीट बनाने के बाद से आपको पता चलता है। कॉन्टिजेंसी रिजर्व इज दैट टाइप ऑफ कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज इज दैट टाइप ऑफ लायबिलिटीज विच इज नॉट ए पर्टिकुलर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इट इज ऑकर्ड एट रैंडम। ये एट रैंडम ऐसा लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है जिसके बारे में पहले से मालूम नहीं रहता है, इसलिए बैलेंस शीट में उसको शो नहीं करते। जब मालूम होता है तब उसके बारे में हम बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं।
तो इस तरह का अगर कोई कॉन्टिजेंसी आता है तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में रखा गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5th में नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड तो इसमें नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड डिक्लेयर करने के लिए कहा है, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिक्लेयर होता क्या, फॉर द पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहता है। अब आते हैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ऐसे ढेरों सारे जो मेन है मैं बता दे रहा हूं। इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये आपको डिप्रेसिएशन की अकाउंटिंग करने के लिए कहता है। डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग, इसका भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है आपके बुक में, इसको आप पढ़ेंगे डिप्रेसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में कहता है कि आपको डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग में इंक्लूड करना है और डिप्रेसिएशन कैसे चार्ज करेंगे और डिप्रेसिएशन के कौन कौन से मेथड हैं उसको आपको इसमें रखना है। तो ये डिप्रेसिएशन की अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाएगा। ये सारे पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं कि आप कैसे इसको तैयार करेंगे। वही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो अकाउंटिंग होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग करते हैं, ठेकेदारी जानते हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर उस तरह का कोई अकाउंटिंग किया जाता है तो अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन का जहां पे वर्क चलता है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में रखा गया है। तो ऐसे और भी आगे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोग इसको कर लिया, आपके बुक में ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, आप उसी के हिसाब से नोट प्रिपेयर कर लेंगे। जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया उसका नोट्स आप लोग बना लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।